जी हाँ दोस्तों, सबके सामने भिड़ गए अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी चुनाव से पहले एनडीए महायुति में भयंकर सिरफुटौल, उद्धव और राज ठाकरे का सफल दांव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले महायुति में भयंकर सिरफुटौल मच गई? आखिर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस आपस में भिड़ क्यों गए? और क्या बीएमसी चुनाव के इतर महाराष्ट्र के महायुति की सरकार पर भी इसका कोई असर आने वाले दिनों में पड़ेगा? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, मगर उद्धव राज ठाकरे ने नया दांव कौन सा चला है जिसकी सफलता की गारंटी कई सारे महाराष्ट्र के राजनीतिक पंडित देने लगे हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति गठबंधन में जो दरारें थी भयंकर तरीके से सिरफुटौल में खुलकर सामने आ रही। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर गवर्नेंस फ्री बीज और भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखी बयानबाजी छिड़ी है। यह विवाद खासकर पुणे, पिपरी, चिंचवाड़ और आगामी बीएमसी चुनाव से पहले और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अजित पवार ने अपने एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि वो बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गवर्नेंस की कमियों को उजागर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ पीसीएमसी की गलतियों को सामने ला रहा हूं। जाहिर तौर पर आप कान ऐसे पकड़े वैसे पकड़े, यानी कि किसकी गलतियां सामने ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। और गलतियों को इंगित करना आलोचना नहीं। उन्होंने कहा कि 9 साल के बाद होने वाले इस सिविक चुनाव के कारण उनकी आलोचना तेज हुई है। अजित पवार ने 2017 से 2022 तक बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। यानी कि वो सीधे सीधे कह रहे कि 2017 से लेकर के 22 के बीच में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शासन रही वहां पर, उसका कुशासन था वहां पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 27 वादों में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए, खासतौर पर रावेत और भोसरी इलाकों में। और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट से किसे फायदा हुआ, ये सवाल उठता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगातार वृद्धि का उदाहरण देते हुए एक ब्रिज प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिसकी लागत 70 लाख से बढ़कर 7 करोड़ रुपए कर दी गई। तो भ्रष्टाचार का यह भयंकर खेल आखिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा करके अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जिस किस्म के सवाल उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट भले ही इस चुनाव में को लेकर के एक अलग तरीके के कारण जरूर बनाए जाएं कि साहब ये तो लोकल चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं महायुति आपस में टकराव की स्थिति में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मराठी अभिनेत्री गिरिजा ओके के साथ बातचीत के दौरान तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अजित दादा सिर्फ बात करते हैं, मैं काम करता हूं। फडणवीस कहते हैं कि उनकी सरकार की परफॉर्मेंस को महत्व देती है उनकी सरकार। याद दिलाया कि बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी ने पहले सहमति जताई थी, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में चुनाव फ्रेंडली होंगे, पर्सनल अटैक नहीं होगा। फडणवीस ने कहा, मैंने संयम बरता है, लेकिन अजित पवार ने धैर्य खोया है। अजित पवार ने चालाकी दिखाई है और चुनाव दबाव का इसका कारण बताया। फ्रीबीज पर कटाक्ष करते हुए फडणवीस ने एनसीपी एसपी गठबंधन की फ्री मेट्रो यात्रा वादे को अवास्तविक बताया। उन्होंने कहा कि मेट्रो किराया तय करने वाले फेयर फिक्सेशन कमेटी केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ी है, इसीलिए किराया माफ करना संभव ही नहीं है। अजित दादा तो सिर्फ भड़का रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। पुणे के लोग फ्रीबीज से ज्यादा विश्वसनीय सेवाएं चाहते हैं। व्यंग्यात्मक अंदाज में वो कहते हैं कि अजित पवार पुणे की महिलाओं के लिए फ्री एयर ट्रेवल का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुने जाने पर भी उनकी जगह जेल में ही होगी, न कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में। उन्होंने बीजेपी के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे विरोधी निराशा और गुस्से में। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले एनसीपी शासन में खराब क्वालिटी का निर्माण होता था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। दोस्तों, ये जुबानी जंग ऐसे समय में हो रही है जब महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिविक चुनाव होने वाले हैं।
बीएमसी सहित 28 अन्य म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिनमें पुणे, पिंपरी, चिचवाड़ शामिल हैं, जहां के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि मतगणना 16 जनवरी को होगी। 2869 सीटों पर दांव लगे। 3.48 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। बीएमसी चुनाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद पहला चुनाव होगा और देश की सबसे अमीर सिविक बॉडी पर नियंत्रण तय करेगा। चुनावी रैली में वोट चोरी के आरोप गंभीरता से लग रहे हैं। दोस्तों, अपने गठबंधन के घोषणा पत्र में अजित पवार ने कई बड़े दावे किए हैं, जिनमें 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी टैक्स माफी, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान रद्द करना, रोजाना पानी की आपूर्ति, फ्री बस, फ्री मेट्रो यात्रा, बेहतर सड़कें, प्रदूषण नियंत्रण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, मॉडल स्कूल, छात्रों के लिए फ्री टैबलेट, स्किल ट्रेनिंग पूरी करने वाली महिलाओं के लिए 5 लाख तक के ब्याज, मुफ्त लोन शामिल है। अब ऐसे में एनडीए महायुति में बढ़ती दरारों और तेज होती बयानबाजी के साथ महाराष्ट्र की सिविक जंग, खासतौर पर बीएमसी रेस अंतिम चरण में और भी तेज होगी, जिसका नुकसान जाहिर तौर पर उन्हें उठाना ही होगा। तो ऐसे में एक तरफ जहां महायुति में दरारों के बीच आपस में सिरफुटबॉल की स्थिति, तो दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व को फर्जी बताते हुए सख्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुंबई पर मंडरा रहे खतरे के कारण वे राजनीतिक रूप से एकजुट हुए। उद्धव कहते हैं कि उन्होंने और राज ठाकरे ने मराठी मानुष हिंदुओं, महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया। उन्होंने और राज ठाकरे ने खुद को मुंबई को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में पेश किया। मराठी वोट बैंक को साधते हुए राज ठाकरे कहते हैं कि दोनों भाई इसीलिए साथ आए क्योंकि मुंबई एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। राज ठाकरे ने मराठी मतदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यह मराठी नागरिकों का आखिरी चुनाव है। अगर आप आज हार गए तो यह हमेशा के लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। अगर कोई गलती की तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे। हमें लड़ना नहीं चाहिए और यही दरअसल वो चाहते हैं। हमें उन्हें वो नहीं देना चाहिए जो वो चाहते हैं। दोस्तों, ठाकरे परिवार को उम्मीद है कि शहर में उनके पारंपरिक मराठी वोट बैंक को समर्थन मिलेगा। दोनों भाइयों का गठबंधन एक राजनीतिक रणनीति थी, जिन्हें उम्मीद है कि ठाकरे परिवार के प्रति वोटर्स की पुरानी यादें शिवसेना के पारंपरिक मतदाताओं को इस नए गठबंधन के पीछे ला सकती है। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विभाजन के बाद मराठी भाषी मतदाताओं में बार बार फूट पड़ी है, जिससे मुंबई में दोनों ही भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुए। दोस्तों, उद्धव और राज ठाकरे ने बीजेपी पर मुंबई को लूटने, इसे गुजरात से जोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अडानी का पक्ष ले रही है। वो कहते हैं कि दीर्घकालिक योजना मुंबई को गुजरात से जोड़ने की है। बीएमसी अगर हमारे पास रही तो अडानी को जमीन नहीं बेच पाएंगे। आशंका को सबसे सीधे शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र मराठी लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए, उन्हें गुजरात को नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए, अपने मतभेदों को भुला दिया है। हम आप सभी को बता रहे हैं कि हम मुंबई क्यों जीतना चाहते हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इस मुंबई को टूटने नहीं देंगे, किसी को तोड़ने नहीं देंगे, इसे झुकने नहीं देंगे। दोनों नेताओं ने बीजेपी शासन की बजाय ध्रुवीकरण करने का बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये ध्रुवीकरण करके ही दरअसल वोटर्स के वोट को चुराते हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उद्धव कहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व, बीजेपी का राष्ट्रवाद नकली फर्जी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई जो राष्ट्र को पहले रखने के बजाय भ्रष्टाचार को पहले रखती है। अगर देवेंद्र फडणवीस एक भी ऐसा चुनाव दिखा सके जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दे न उठाए हों, तो मैं उन्हें जितना मन चाहे उतना पैसा दे सकता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि नागरिक समस्याओं पर बात क्यों नहीं करते। दोनों ठाकरे भाइयों के आरोप का उद्देश्य धार्मिक और पहचान आधारित बहसों से ध्यान हटाकर सड़कों, आवास, सार्वजनिक सेवाओं जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर केंद्रित करना था। ऐसे मुद्दे जिनमें ठाकरे परिवार का मानना है कि बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर सकती है। जाहिर तौर पर
जिस तरीके से जिस स्थिति में इन दिनों बीएमसी और दूसरे चुनाव के जोर पकड़ते हुए मुद्दे सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर, महायुति और एनडीए के अंदर महाराष्ट्र में जो सिरफुटौल वाली स्थिति है, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में इस तरीके से एक दूसरे पर प्रहार करने वाली जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक साबित होगी। और माना यह जा रहा है कि इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की महायुति की सरकार पर भी पड़ना तय है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।